हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 12th केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दूसरा वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला वीडियो जरूर देखा होगा जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और सारे बेसिक्स कवर कर लिए थे। तो चलो इस पूरे वीडियो को देखते हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को करते हैं क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। सो तैयार हैं सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स ये वो वाले सेल्स होते हैं जिनके अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। आप सभी को याद होगा जब हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शुरुआत की थी तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि यहां पर हम ब्रॉडली दो तरह की चीजों की बात करेंगे। पहला, ऐसे सेल्स जो कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। दूसरा, ऐसे सेल्स जो कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी जैसे कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर होता कुछ यूं है कि इलेक्ट्रिसिटी से यानी कि एक्सटर्नली इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करके हम एक केमिकल रिएक्शन को अकर करवाते हैं। यानी कि ये किस तरह का केमिकल रिएक्शन है जो खुद से नहीं होता है। ये बिल्कुल उस नॉटी बच्चे की तरह है जिसको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है खुद से, तो वो सेल्फ मोटिवेटेड बिल्कुल नहीं होता है। तो वो पढ़ता कैसे है? जब उसके ऊपर एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है, चाहे वो एग्जाम का डर हो, चाहे वो लालच हो, चाहे वो डांट हो, चाहे वो पिटाई हो, सम एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लगाना पड़ता है ताकि वो पढ़ाई करे। तो ये उसी तरह का केमिकल रिएक्शन है और ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। ठीक, अब चले जाते हैं थोड़ा सा डेल्टा जी की वैल्यू पे, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी। आप मुझे ये बताओ कि अगर ये रिएक्शंस नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर दैन 0 होनी चाहिए। बिल्कुल, हमने ये सारी चीजें पार्ट 1 में कवर की थी, तो एक तरीके से ना आपका टेस्ट भी हो रहा है और रिकैप भी हो रहा है कि आपने पार्ट 1 सच में देखा है कि नहीं। चलो अब आप मुझे ये बताओ कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है तो ई सेल यानी कि सेल पोटेंशियल या फिर जिसे आप ईएमएफ ऑफ द सेल कहते हो उसकी वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? सोचो सोचो सोचो। डेल्टा जी और ई सेल इन दोनों में क्या रिलेशन है? हमने पढ़ा है पार्ट 1 में कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, यानी कि अगर डेल्टा जी पॉजिटिव तो ई सेल नेगेटिव। तो यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के केस में ई सेल की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी? वो नेगेटिव होगी। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के अंदर होता है इलेक्ट्रोलिसिस, और इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है वही तो पढ़ेंगे अभी डिटेल में, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रोलिसिस है, ये वर्ड को अगर आप ध्यान दो ना, इस वर्ड को अगर आप तोड़ दो तो आप देखोगे इलेक्ट्रो कहां से आया है? इलेक्ट्रिसिटी से। लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, कोई चीज को तोड़ देना। तो होता क्या है यहां पर कि इलेक्ट्रिसिटी से जो है हम इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेक डाउन करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मतलब सपोज NaCl अगर है इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रिसिटी दे करके हम NaCl को Na+Cl- में तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोलिसिस होता है। तो अब इसके में होता क्या है? अगर हम इसके सेटअप को देखें तो इसमें वही एक कैथोड रहता है, एक एनोड रहता है, बट इस केस में दोनों को हम सेम सॉल्यूशन के अंदर ही डिप करते हैं। जैसे अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को याद करोगे तो वहां पे क्या होता था? दो अलग अलग कंटेनर होते थे, दो अलग अलग हाफ सेल्स होते थे, राइट। एक तरफ कॉपर का सेटअप, एक तरफ जिंक का सेटअप। यहां पर क्या होगा? जो दोनों इलेक्ट्रोड्स होंगे वो सेम सॉल्यूशन या फिर सेम इलेक्ट्रोलाइट में ही डिप्ट होंगे। ठीक है, चलो डिटेल में समझते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को यूज करके हम काफी सारी चीजें कर सकते हैं। तो यहां पर हम दो एप्लीकेशंस देखेंगे। पहला, कॉपर प्यूरिफिकेशन, मतलब कैसे इलेक्ट्रोलिसिस को यूज करके हम इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर पा सकते हैं। तो इस प्रोसेस के दौरान ही हमें इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस भी समझ में आ जाएगा। दूसरा एप्लीकेशन जो हम देखेंगे वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मैंने बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब शुरुआत हुई थी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है। जैसे बहुत सारे हमारे घर में डेकोर आइटम्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे ज्वेलरी होते हैं जो प्लेटेड होते हैं, जैसे गोल्ड के नहीं होते बट उसमें गोल्ड की प्लेटिंग होती है। बहुत सारे क्रोम प्लेटेड हैंडल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे डेकोर के आइटम्स होते हैं जिनके ऊपर कोई चीज़ की प्लेटिंग या फिर कोई चीज़ की परत लगी हुई होती है। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस का ही एक एप्लीकेशन है।
ठीक है, तो चलो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। सबसे पहले सेटअप देखते हैं। तो हम ले लेते हैं एक कंटेनर और उस कंटेनर में डाल देते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब इसी कंटेनर के अंदर हम दोनों इलेक्ट्रोड्स डिप कर देते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स किस चीज़ के बने होते हैं? दोनों कॉपर इलेक्ट्रोड्स हम डिप कर देते हैं। ठीक है, ओके, समझ आ गई बात। अब क्या होगा? अब होगा कुछ यूं, इसको हम कनेक्ट करेंगे एक बैटरी से। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि वहां पर हम अपनी तरफ से पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं करते थे, राइट? इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड नहीं करते थे, राइट? वहां तो जनरेट होती थी। बट यहां पर क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे। तो कैसे प्रोवाइड करेंगे? बैटरी से। तो इसीलिए हमने क्या किया? दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। इस तरह से कनेक्ट किया कि एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, कैथोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। क्लियर है यहां तक? तो यही सेटअप है हमारा। अब जो कैथोड है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो कैथोड के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्जेस है। चूंकि नेगेटिव चार्जेस हैं तो कैथोड की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव चार्जेस, ऑब्वियसली। अब देखो हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें क्या है? कॉपर सल्फेट, यानी कि उसमें Cu2+ आयंस है और सल्फेट आयंस है SO4 -। ठीक है, तो पॉजिटिव आयंस कौन से हैं? Cu2+। ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? कैथोड की तरफ, क्योंकि उनमें नेगेटिव चार्ज है, राइट? अब ये Cu2+ क्या करना चाहेगा? यार सबको स्टेबिलिटी चाहिए ना, हमें तो पता ही है स्टेबिलिटी की कहानी। तो Cu2+ हमेशा यही चाहेगा कि यार मुझे ना कहीं पे तो 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और मैं Cu बन जाऊं, हमें कॉपर बन जाऊं, स्टेबल हो जाऊं, राइट? तो बस वही हो रहा है। कैथोड में क्या हो रहा है? ये Cu2+ कैथोड जा रहा है, उससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है और कॉपर बन जा रहा है, और कॉपर बन के वो कैथोड में डिपॉजिट हो जा रहा है। ठीक है, ये है कहानी कैथोड की। तो इसका मतलब कैथोड में हो क्या रहा है? Cu2+ जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोले तो रिडक्शन, और हमें तो पहले से ही पता था रेड कैट, यानी कि कैथोड में हमेशा रिडक्शन होता है। तो देखो सारी बातें मिलती जा रही हैं। तो कैथोड में कॉपर डिपॉजिट होते जा रहा है, कैथोड में रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है पूरा पिक्चर? ग्रेट। अब देखते हैं एनोड की कहानी। एनोड में क्या होता है? एनऑक्स, यानी कि ऑक्सीडेशन। तो क्या होगा एनोड में? एनोड का जो कॉपर है वो क्या करेगा? वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन वो दे देगा, और 2 इलेक्ट्रॉन दे के वो क्या बन जाएगा? Cu2+। और ये Cu2+ कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली सॉल्यूशन में। तो मतलब पिक्चर क्या हो रहा है? एनोड में हो रहा है ऑक्सीडेशन, कैथोड में हो रहा है रिडक्शन, वो तो है। बट ओवरऑल यहाँ पर कहानी क्या हो रही है? कहानी कुछ ऐसी हो रही है कि एनोड में से Cu2+ निकल रहा है सॉल्यूशन में, और वही Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके कैथोड में जाके डिपॉजिट हो जा रहा है, राइट? तो अगर बहुत सिंपल शब्दों में सोचो तो कुछ यूं हो रहा है कि इधर का एनोड का कॉपर निकल के आ जा रहा है और कैथोड में कॉपर जमा होता जा रहा है। तो विथ टाइम क्या होगा? मेरा जो कैथोड है वो और थिक होता जाएगा, उधर कॉपर जमा हो रहा है। जो मेरा एनोड है वो थिन होता जाएगा, क्योंकि वहां से जो है Cu2+ निकलता जा रहा है। यहां तक समझ आई? अब देखो कि ये कॉपर के प्यूरिफिकेशन में काम कैसे आता है। अब हम करते कुछ यूं है कि जो इम्प्योर कॉपर है, राइट? मतलब प्यूरिफिकेशन का मतलब ही ये है कि लेट से मेरे पास एक कॉपर है, या कॉपर का एक रॉड है, कॉपर का एक सामान है जो इम्प्योर है, मतलब उसमें कॉपर के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी कि उस इम्प्योर कॉपर को अपना एनोड बना दूंगी। एनोड बना देने से क्या होगा कि उसमें से जितना भी कॉपर है ना, वो कॉपर निकल के आ जाएगा और कहाँ चला जाएगा? कैथोड में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये रिएक्शन जैसे जैसे होता रहेगा, उस इम्प्योर कॉपर में से सारा कॉपर निकल के आता रहेगा और कैथोड में जमा होता जाएगा। तो बेसिकली जो मेरा कैथोड रहेगा वो क्या हो जाएगा? वो बिल्कुल प्योर कॉपर रहेगा। तो इस तरीके से हम इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर निकाल सकते हैं, एंड दैट इज हाउ वी डू प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। तो चलो अब इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है वो तो समझ में आ गया है। अब एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। जैसा कि मैंने बताया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है? किसी एक चीज के ऊपर हम एक दूसरे मेटल की कोटिंग डाल देते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज मेरे हाथ में ये ग्लास है, ठीक है? अब मैं चाह रही हूं कि इस ग्लास के ऊपर मैं एक कॉपर की कोटिंग डाल दूं। ठीक है, तो उससे क्या होगा? ये ग्लास कॉपर का तो नहीं होगा, बट ये देखने में बिल्कुल एक तांबे के ग्लास जैसा लगेगा, एक कॉपर के ग्लास जैसा देखने में लगेगा। चाहे तो हम इसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग भी डाल सकते हैं, गोल्ड की कोटिंग भी डाल सकते हैं, राइट?
तो उसमें हम करेंगे क्या, तो हम चाहते क्या है, हम बेसिकली ये चाहते हैं कि जो कॉपर है ना वो इसके ऊपर आके डिपॉजिट हो जाए और अपनी एक लेयर बना दे, यही हम चाहते हैं, राइट। तो इसका मतलब है मैं क्या करूंगी, जिसके ऊपर मुझे कॉपर को डिपॉजिट कराना है उसे मैं कौन सा इलेक्ट्रोड बनाऊंगी, उसे मैं कैथोड बनाऊंगी, क्योंकि कैथोड में आकर के मेरे कॉपर डिपॉजिट होते रहते हैं, है ना। तो इसीलिए जिस भी ऑब्जेक्ट की प्लेटिंग करनी है, चाहे वो ग्लास हो, चम्मच हो, की हो, कोई भी डेकोर आइटम हो, उसको हम बनाते हैं कैथोड, ठीक है। और एनोड में हम क्या लेते हैं, जिसकी कोटिंग डालनी है, यानी कि जैसे अगर मुझे इसके ऊपर कॉपर की कोटिंग डालनी है तो एनोड में हम कॉपर लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सॉल्यूशन क्या लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे, वो हम उसी मेटल का कोई सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे जिसकी हम कोटिंग डाल रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैं कॉपर की कोटिंग डालना चाह रही हूँ तो सॉल्यूशन भी मैं कॉपर सल्फेट ही लूंगी या फिर कॉपर का कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन लूंगी, ठीक है। ले लिया, होगा क्या, अब होगा तो वही एनोड में ऑक्सीडेशन और कैथोड में रिडक्शन, सिंपल। देखो प्रोसेस वही रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, एनोड में ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बन जाएगा Cu2+, तो वो सॉल्यूशन में आ जाएगा। कैथोड में क्या होगा, ये Cu2+ कैथोड के पास जाएगा, कैथोड के पास नेगेटिव चार्जेस होंगे क्योंकि कैथोड किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो उसके वजह से ये उस नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट करेगा और बन जाएगा कॉपर। और इस तरह से कॉपर जो है कैथोड में डिपॉजिट होता रहेगा और जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मुझे लेयर डालनी है उसके ऊपर कॉपर की एक लेयर डल चुकी होगी। अब इलेक्ट्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ गया, बट अब सवाल ये था कि इलेक्ट्रोलिसिस के इस कॉन्सेप्ट को हम क्वांटिफाई कैसे करें, इसको हम मेजरेबल कैसे बनाएं। इन द सेंस कि इलेक्ट्रोलिसिस के कॉन्सेप्ट से मुझे ये समझ में आ गया कि हाँ भाई ठीक है, कैथोड में मेरा कॉपर जो है वो डिपॉजिट होते रहता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई भी मेटल मेरा डिपॉजिट होते रहता है, ठीक है, वो बात समझ में आ गई। बट कितना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, ये कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसका क्या। तो माइकल फैराडे ने कुछ लॉज दिए थे, उन्होंने फैराडेज फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दिया था जो इन क्वेश्चंस का आंसर करता है। इनफैक्ट माइकल फैराडे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस के क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को स्टडी किया। सबसे पहले देखेंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ ये कहता है कि द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट हैपेंस एट एन इलेक्ट्रोड, किसी भी एक इलेक्ट्रोड पे कितना केमिकल रिएक्शन हो रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि अब इलेक्ट्रोड जो है वो किसी इलेक्ट्रोलाइट में ही डिप किया हुआ है, ठीक है। अब उस इलेक्ट्रोड में कितना केमिकल रिएक्शन होगा, उसमें कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, ये डिपेंड करता है कि हमने कितना इलेक्ट्रिसिटी पास किया है उस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, ठीक है। तो अगर हम ये कॉपर वाला ही सेटअप का एग्जांपल लेते हैं तो लेट अस सपोज कि हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया, हमने करंट पास किया बहुत थोड़े से देर के लिए, ज़रा सी देर के लिए करंट पास किया, तो उस केस में मेरे कैथोड में कॉपर भी ज़रा सा ही डिपॉजिट होगा, राइट, क्योंकि मेरा ये जो रिएक्शन है ये हुआ ही थोड़ी देर के लिए। अगर मैंने बहुत देर तक इसमें करंट पास किया तो क्या होगा, कॉपर भी ज़्यादा डिपॉजिट होगा, राइट। तो बेसिकली ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है कि कितना करंट पास किया और कितनी देर के लिए करंट पास किया, राइट। तो इन अ वे हम ये कह सकते हैं कि कितना वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, दैट इज चार्ज, और चार्ज मतलब करंट इनटू टाइम, दैट इज I इंटू T, राइट। और ये W क्या है यहाँ पर, कितना कॉपर का वेट इस इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो ये तो था फैराडे का फर्स्ट लॉ। अब चलो देखते हैं सेकेंड लॉ में उन्होंने क्या कहा। अब मान लो हमारे पास कुछ ऐसा सेटअप है जिसमें दो डिफरेंट मेटल्स या दो डिफरेंट चीज़ों को हमने ले रखा है। लेट अस सपोज एक कंटेनर के अंदर कॉपर के इलेक्ट्रोड्स हैं और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, दूसरे कंटेनर के अंदर सिल्वर के इलेक्ट्रोड्स हैं और सिल्वर का सॉल्यूशन है, लेकिन इन दोनों को हमने कनेक्ट कर रखा है सेम बैटरी से। तो इसका मतलब है दोनों तरफ जो है सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। बट क्या इसका ये मतलब है कि इस तरफ कैथोड में जितना कॉपर डिपॉजिट होगा और इस तरफ कैथोड में जितना सिल्वर डिपॉजिट होगा वो दोनों सेम होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों?
हालांकि सेम इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है दोनों के इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन पे, लेकिन यार कॉपर और सिल्वर ये दोनों तो दो अलग ही चीजें हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग हैं, दोनों का रिएक्शन करने का जो टेंडेंसी है वो अलग है, दोनों को रिएक्ट करने की जो स्पीड है, जो नेचर है, जो प्रॉपर्टी है वो अलग है। तो इसीलिए दोनों को हम सेम क्वांटिटी में तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और इसी के बारे में था फैराडे का सेकेंड लॉ। तो फैराडे सेकेंड लॉ ये कहता है कि the amount of different substances liberated when same amount of electricity is passed through the electrolytic solution is directly proportional to their chemical equivalent weights। यानी कि कितना कॉपर और कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा ये डिपेंड करेगा इनके इक्विवेलेंट वेट पर। मान लो कॉपर डिपॉजिट हो रहा है W1, मतलब W1 वेट ऑफ कॉपर इज गेटिंग डिपॉजिटेड, W2 वेट ऑफ सिल्वर इज गेटिंग डिपॉजिटेड। तो W1 by W2 क्या हो जाएगा, E1 by E2, जहां पर E1 और E2 क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर एंड सिल्वर। ठीक है। अब बहुत से बच्चे पूछेंगे कि मैम ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो मैं बताऊंगी कि इक्विवेलेंट वेट तो मैंने क्लास 11th में पढ़ाया था, राइट। बट एनीवेज एक बार रिकैप कर देती हूँ। इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। अब आप पूछोगे वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, कोई भी मेटल आयन जितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है वो जो नंबर होता है दैट इज वैलेंसी फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं Zn2+, जिंक 2+ आयन की, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके जिंक बनाता है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2। अगर मैं बात करूं Al3+ की, ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बनाएगा एल्यूमिनियम, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये था फैराडेज सेकेंड लॉ। तो फैराडेज लॉज को समझने के लिए थोड़ा एग्जाम्पल लेके कुछ और डिटेल समझते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि ये सिल्वर आयन है, सिल्वर के सॉल्यूशन में जो आयन है दैट इज Ag+, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके बना देता है सिल्वर। ठीक है, अब यहां पर हम इसके क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की बात करेंगे कि ये बनने में कितना चार्ज चाहिए होगा, कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, हम उस एस्पेक्ट में बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल Ag+। यहां पर Ag+ से Ag बन रहा है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहां पर हो रहा है रिडक्शन। तो 1 मोल Ag+ को रिड्यूस करने के लिए मुझे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं ये कैलकुलेट कर लूं कि इस 1 मोल इलेक्ट्रॉन में टोटल चार्ज कितना है, इस 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, अगर वो कैलकुलेट कर लिया, इसका मतलब उतना चार्ज मुझे पास करवाना है इस रिडक्शन को करवाने के लिए। ठीक है, तो यानी कि अब मेरा टारगेट क्या है, टू कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ये बताओ एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.022 × 10⁻23। तो इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू निकल के आती है 96487 कूलम पर मोल। और इनफैक्ट इसी वैल्यू को चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू को ही हम कहते हैं, इतनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम कहते हैं फैराडे, और इस वैल्यू को हम कहते हैं फैराडेज कांस्टेंट, जिसे हम F से डिनोट करते हैं। क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट फैराडे ने दिया था, इसीलिए इस कांस्टेंट को हमने फैराडे के ऊपर ही इसका नाम रख दिया। तो इसीलिए आप देखोगे कि 1F को जो है हमेशा हम उसकी वैल्यू कितनी डालते हैं, 9। कई बार हम इसे अप्रोक्सीमेट कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए, इसे हम 96500 कूलम पर मोल भी ले सकते हैं फॉर इजियर कैलकुलेशन। ठीक है, अब यहां पर एक एग्जांपल और लेते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं एल्यूमिनियम का। लेट अस सपोज एल्यूमिनियम 3+ जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के बना देता है सॉलिड एल्यूमिनियम। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रिएक्शन को होने के लिए यहां पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यहां पर भी हो रहा है रिडक्शन। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस रिडक्शन को होने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, कितना चार्ज पास करवाना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, कैसे बताओगे? देखो साफ साफ दिख रहा है कि 1 मोल एल्यूमिनियम को रिड्यूस करने के लिए मुझे 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, राइट। तो यहां पर मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा चार्ज ऑन 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
और शॉर्टकट सब कुछ इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है F, 3 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा 3F, सिंपल। यानी कि 3F दैट इज 3 इंटू 96487, इतना कूलम ऑफ चार्ज जो है मुझे इसके थ्रू पास करवाना होगा ताकि ये रिडक्शन हो सके। तो चलो बच्चों देखते हैं एक क्वेश्चन। अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर्स। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ को याद करो, कितना मास डिपॉजिट होगा कॉपर का, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये चार्ज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, ठीक है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। सो टाइम इज 10 मिनट्स, इसे सेकेंड्स में कन्वर्ट कर ले तो ये हो जाएगा 600 सेकेंड्स। करंट यहां पर दिया हुआ है 1.5 एम्पियर्स, ठीक है। तो यानी कि हम चार्ज बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो चार्ज कितना हो जाएगा I इंटू टी दैट इज 1.5 इंटू 600 दैट इज इक्वल टू 900 कूलम। तो इतना चार्ज निकल गया। अब मुझे निकालना क्या है कि कितना मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पे, ठीक है। रिएक्शन क्या हो रहा है, CuSO4 का सॉल्यूशन है, यानी कि कॉपर जो है CuSO4 में Cu2+ के फॉर्म में है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के बना देगा कॉपर, तभी तो ये वाला कॉपर कैथोड में डिपॉजिट होगा, है कि नहीं। तो अब इस रिएक्शन को होने के लिए, इस रिडक्शन को होने के लिए मुझे कितना चार्ज चाहिए, मुझे चाहिए 2F चार्ज, क्योंकि मुझे 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, राइट। तो यानी कि मुझे 2F के बराबर इलेक्ट्रिसिटी या फिर चार्ज चाहिए, कुछ भी कह लो, इतनी इलेक्ट्रिसिटी या फिर इतना चार्ज मुझे पास करवाना होगा, ठीक है। तो हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि 2F चार्ज पास कराने से या 2F इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से कितना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, 1 मोल ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड, ठीक है। जैसे कैथोड में जो कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, 1 मोल कॉपर कैथोड में तब डिपॉजिट हो रहा है जब हम 2F के बराबर चार्ज पास करवा रहे हैं, ठीक है। यहां पर हमारे पास कितना चार्ज है 900 कूलम। तो फिर जब हम 900 कूलम चार्ज पास करवाएंगे तो क्या होगा, तो कितना मोल ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा, राइट। हमें यही कैलकुलेट करना है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2F। F की जगह हम फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू डाल देंगे, दैट इज 96487 इंटू 900 कूलम, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने क्या लिखा है 1 मोल कॉपर, ठीक है। अब इस 1 मोल की जगह आप क्या कर सकते हो, अब इससे जो आपको आंसर मिलेगा दैट विल एक्चुअली टेल यू कि कितना मोल्स ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा, ठीक है। 2F पास कराने से 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होगा, 900 कूलम पास कराने से इतना मोल्स ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा। अब नंबर ऑफ मोल्स मिल गया तब तो आप बता ही सकते हो कि मास कितना होगा, राइट, क्योंकि नंबर ऑफ मास मोल्स क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, उतना तो आप कर ही लोगे, है कि नहीं। तो इस तरीके से आप इसको फर्दर कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हो एंड आई होप आप आंसर अब निकाल लोगे, राइट। तो इससे आपको मिल जाएगा कितने मोल्स ऑफ कॉपर डिपॉजिट होंगे और उसके बाद आप निकाल लोगे कितना मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा। अब इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को तो हमने समझ लिया, अब देखने की बारी है कि इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं और कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर हम 3 ऐसे फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द मटेरियल गेटिंग इलेक्ट्रोलाइज्ड, मतलब जो चीज़ इलेक्ट्रोलाइज हो रही है उसका नेचर कैसा है, मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसका रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर कितना है, जितने इलेक्ट्रोड्स हैं उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स कितने हैं, राइट। तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड। अब जो इलेक्ट्रोड है वो इनर्ट किस्म का भी हो सकता है, यानी कि जो रिएक्ट ना करे, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, जैसे कि प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड। दूसरी तरफ कुछ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स भी हो सकते हैं जो खुद भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें। अब डिपेंडिंग ऑन कि मेरा इलेक्ट्रोड इनर्ट है या रिएक्टिव, मेरा प्रोडक्ट में इंपैक्ट आ जाएगा, राइट। तीसरा फैक्टर है काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन। कई बार कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो
एज सच तो फिजिबल होते हैं, जो एज सच पॉसिबल होते हैं, लेकिन वो इतने स्लो होते हैं काइनेटिकली कि वो ऑलमोस्ट ना के बराबर हो रहे होते हैं, मतलब वो इतने ही स्लो होते हैं। और ऐसे केसेस में क्या होता है कि हमें बाहर से बहुत सारा एक्स्ट्रा पोटेंशियल भी अप्लाई करना पड़ता है, जिसे हम ओवर पोटेंशियल कहते हैं। तो ये भी एक फैक्टर होता है जो डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट कैसा होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस जो होने चाहिए थे बट इस ओवर पोटेंशियल के चक्कर में वो एक्चुअली में होते नहीं हैं। तो कोई रिएक्शन होने वाला था बट हुआ नहीं, तो ऑब्वियसली मेरे प्रोडक्ट में तो फर्क पड़ जाएगा, राइट। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर बेस करके हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स क्या होंगे। तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, बात करते हैं मोल्टेन NaCl का, कि मोल्टेन NaCl का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करें तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बनने की पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, सिर्फ मोल्टेन NaCl है और कुछ भी नहीं है, यानी कि इसमें से मेरे पास क्या क्या आयंस बनने की पॉसिबिलिटीज है, Na+ और Cl-, इसके अलावा और तो कोई भी आयन बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो यानी कि इन्हीं में से कोई एक आयन जो है एनोड में ऑक्सीडेशन करेगा और कोई है जो कैथोड में रिडक्शन करेगा। ठीक है, अब देख करके साफ पता चल रहा है कि Na के पास जो है पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है, स्टेबल होने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन लेके Na बना देगा, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, क्या हो रहा है फिलहाल, ये हो रहा है रिडक्शन। चूंकि ये रिडक्शन हो रहा है तो ये कहां पर होगा, ये होगा कैथोड पर। बचा क्या, Cl-। Cl- को अगर हम देखें, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्लोरीन गैस बना देगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। चूंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन कहां पर होगा, ये होगा एनोड में। ठीक है, सो कुल मिला के अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को देखें तो हमारे प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं, Na बन रहा है एक प्रोडक्ट, Cl2 बन रहा है दूसरा प्रोडक्ट। तो यानी कि इस इलेक्ट्रोलिसिस के जो पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं वो क्या क्या है, सोडियम और Cl2। सिंपल था। चलो अब इसी को थोड़ा सा और घुमाते हैं। अब मैंने बोला कि लेट्स से कि मैं इलेक्ट्रोलिसिस करती हूँ एक्वस NaCl की। एक्वस NaCl मतलब NaCl के साथ पानी भी मिला हुआ है। तो अगर मेरे पास एक्वस NaCl है तो मेरे पास कौन कौन से आयंस की होने की पॉसिबिलिटी है, NaCl है तो ऑब्वियसली Na+ Cl- की पॉसिबिलिटी है, साथ में पानी भी है तो इसीलिए H+ और OH- की भी पॉसिबिलिटी है। तो ये सारे मेरे पॉसिबल आयंस हैं यहाँ पर। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं कि कैथोड में क्या होने की पॉसिबिलिटी है और एनोड में क्या होने की पॉसिबिलिटी है। पहले बात करेंगे कैथोड की। कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन। तो पहले तो ये देखेंगे कि यहाँ पे ना कैथोड में एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है। ठीक है, जैसे एक तो पॉसिबल ये है कि Na+ जो है ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बना ले Na। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। Cl- इलेक्ट्रॉन गेन तो करेगा नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव है, लेकिन H+ जो है ये भी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और गेन करके बना लेगा H2 गैस, राइट। तो इस तरह से मेरे पास ये दो पॉसिबिलिटीज है। अब यार डिसाइड ये करना है कि अब दोनों चीजें तो होंगी नहीं, तो इन दोनों में से कौन सा रिएक्शन एक्चुअली में होगा कैथोड में। अब वो बताने के लिए मुझे इन दोनों रिएक्शन के E0 की वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो सोडियम, अब हाइड्रोजन के केस में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड याद है ना, इसके केस में तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, 0, क्योंकि हम इसको रेफरेंस मानते हैं। सोडियम की अगर हम बात करें तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा दैट इज -2.71 वोल्ट्स। कहां से आया, टेबल से आया, ऑब्वियसली हम रट के तो बैठेंगे नहीं ये सारी वैल्यूज, है ना। तो इसका E0 -2.71 है। ठीक है, अब E0 की वैल्यू दे देने के बाद क्या आप बता सकते हो कि कौन सा रिएक्शन एक्चुअली में होगा कैथोड पे। E0 की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि इसका जो रिड्यूस्ड फॉर्म है, जैसे सोडियम का जो रिड्यूस्ड फॉर्म है वो क्या होगा, दैट इज लेस स्टेबल देन हाइड्रोजन। E0 की वैल्यू जब भी नेगेटिव आती है इसका मतलब ही यही होता है कि इसका यानी कि यहाँ पर सोडियम का जो रिड्यूस्ड फॉर्म होगा वो हाइड्रोजन से कम स्टेबल होगा। तो जो जिसका रिड्यूस्ड फॉर्म कम स्टेबल है वो रिडक्शन अंडरगो क्यों करेगा, यानी कि इस केस में इसका नेगेटिव वैल्यू ये शो कर रहा है कि इसका जो रिड्यूस्ड फॉर्म है
वो लेस स्टेबल होगा। चूंकि लेस स्टेबल होगा तो फिर भैया मैं रिड्यूस्ड फॉर्म में जाऊं ही क्यों, राइट? सबको तो स्टेबल होना है, राइट? तो यानी कि सोडियम जो है रिडक्शन अंडरगो नहीं करेगा। तो कौन सा रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल होगा? ये वाला, ठीक है? तो कैथोड में कौन सा वाला रिएक्शन होगा? ये हाइड्रोजन वाला रिएक्शन विल एक्चुअली टेक प्लेस इन कैथोड, ठीक है? अच्छा, अब अगर मुझे कैथोड का नेट रिएक्शन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ये नेट रिएक्शन नहीं है क्योंकि हमने शुरुआत H+ से थोड़ी ना की थी। H+ तो H2O के अंदर था, राइट? वो तो मैंने यहां पर ऐसे लिखा था, बट एक्चुअली हमने शुरुआत किस चीज से की थी? NaCl + H2O से की थी। तो कैथोड के रिएक्शन की अगर बात करें, कैथोड का नेट रिएक्शन अगर बात करें तो उसे हम कह सकते हैं कि जो H2 है, H2O से मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा हाफ H2 गैस, ठीक है? प्लस OH माइनस, कैसे? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके। मतलब इस H2O में क्या था? H प्लस OH माइनस, OH माइनस एज इट इज रहेगा, H+ के बदले में H+ ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये बना दिया। तो ये मेरा कैथोड का नेट रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? बहुत सही। अब बात करेंगे हम एनोड की। तो एनोड की भी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉसिबिलिटीज, क्योंकि यहां पर भी एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो Cl- है ये इलेक्ट्रॉन लूज करके बना दे Cl2। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है ये OH- ये भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। इन द सेंस दूसरा पॉसिबिलिटी कुछ ऐसा हो सकता है कि जो वाटर है ना ये बना दे O2 प्लस H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ऐसी भी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है? तो अब ये दोनों पॉसिबिलिटी है मेरे पास, लेकिन इसमें से कौन सा वाला रिएक्शन होगा? फिर से वही सवाल। तो उसके लिए फिर से मुझे E0 की वैल्यू चाहिए इन दोनों के लिए, ठीक है? तो अगर मैं Cl- की बात करूं तो इसके E0 की जो वैल्यू है दैट इज 1.36 वोल्ट्स, और अगर मैं H2O की बात करूं तो यहां पर E0 की जो वैल्यू है दैट इज 1.23 वोल्ट्स, ठीक है? ये दोनों वैल्यूज हैं। अब ये बताओ इन वैल्यूज के पता होने के बाद हम कैसे डिसाइड करेंगे कि एनोड में इन दोनों में से कौन सा प्रोसेस होगा? अब चूंकि एनोड है तो एनोड में क्या होगा? रिडक्शन तो होगा नहीं, एनोड में होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है? तो इसका मतलब इन दोनों में से देखो E0 की वैल्यू जिसकी कम है उसका रिड्यूस्ड फॉर्म जो है कम स्टेबल होगा, राइट? दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। जैसे यहां पर भी देखो हाइड्रोजन का 0 था, ये इसका सोडियम का 0 से कम था, तो इसीलिए इसका रिड्यूस्ड फॉर्म लेस स्टेबल था। तो यहां पर भी जिसकी वैल्यू कम है उसका रिड्यूस्ड फॉर्म जो है वो लेस स्टेबल होगा, यानी कि वो रिडक्शन अंडरगो नहीं करेगा। तो वो क्या अंडरगो करेगा? ऑक्सीडेशन। तो यानी कि दोनों में से जिसकी वैल्यू कम है वो ऑक्सीडेशन अंडरगो करेगा, यानी कि जिसकी वैल्यू कम है वो एनोड पे रिएक्शन होगा। तो वैल्यू कम किसकी है? इसकी कम है, तो यानी कि यही वाला जो रिएक्शन है आइडियली यही वाला रिएक्शन जो है होना चाहिए, ठीक है? यहां तक क्लियर है? ये रिएक्शन होना चाहिए अभी तक। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम आ जाती है, और वो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ये वाला जो रिएक्शन है जो हमें लग रहा है कि होना चाहिए, इस वाले रिएक्शन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, और हम नोटिस करते हैं कि ऑक्सीजन के साथ जो है ओवर पोटेंशियल का इशू है। यानी कि ये एक ऐसा रिएक्शन है, मैंने बताया था याद है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट के तीसरे फैक्टर में, कि कभी कभी क्या होता है कि रिएक्शन फिजिबल तो होता है बट काइनेटिकली वो इतने स्लो होते हैं कि उनको मतलब रिएक्शन को करवाने के लिए हमें खूब सारा एक्स्ट्रा पोटेंशियल डालना पड़ता है, जिसे हम ओवर पोटेंशियल कहते हैं। तो इस रिएक्शन के साथ वही ओवर पोटेंशियल वाली प्रॉब्लम है। तो हालांकि E0 के वैल्यू के हिसाब से इसी रिएक्शन को होना चाहिए था एनोड पर, बट ओवर पोटेंशियल की प्रॉब्लम की वजह से ये वाला रिएक्शन जो है वो एनोड पर नहीं होगा। तो एनोड पर कौन सा रिएक्शन होगा? एनोड पर ये वाला रिएक्शन होगा। तो इसका मतलब अगर हम ओवरऑल कैथोड एनोड सबको कंसीडर करते हुए अगर हम ओवरऑल नेट रिएक्शन की बात करें, ओवरऑल रिएक्शन कैसा होगा? ओवरऑल रिएक्शन मेरा कुछ ऐसा होगा, ये Cl- कहां से आया है? NaCl से। अब यहां तो मैंने बताया ही था कैथोड का नेट रिएक्शन कि वहां पर H2O था, ठीक है?
तो NaCl प्लस H2O से हमारी कहानी की शुरुआत हुई थी और उसके बाद कैथोड के अंदर हमने प्रोडक्ट्स क्या क्या मिला, हमें हाफ H2 मिला था प्लस OH माइनस मिला था। एनोड के अंदर हमें क्या प्रोडक्ट्स मिले, हमें Cl2 मिले, हाफ Cl2 मिला हमें, और इस Na प्लस Cl माइनस का Na प्लस भी तो रहेगा, तो Na प्लस भी मिला यहाँ पर, राइट। सो कुल मिला करके हमें प्रोडक्ट्स क्या क्या मिले, फाइनली प्रोडक्ट्स मुझे क्या क्या मिले, मुझे Cl2 मिला प्रोडक्ट में, मुझे H2 मिला एज अ प्रोडक्ट, और मुझे क्या मिला, Na प्लस OH माइनस यानी कि NaOH मिला मुझे प्रोडक्ट में। तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही तुक्के में लिख दिया, राइट। तो देखो जब मॉल्टेन NaCl था और जब एक्वस NaCl था उसमें कितना फर्क हो गया। सो द मोमेंट हमारे पास ज्यादा रिएक्टेंट्स है, इसका मतलब हमारे पास ज्यादा आयंस के ऑप्शन है, इसका मतलब हमारे पास ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कैथोड और एनोड पे, ठीक है। बट इन प्रोडक्ट्स को प्रेडिक्ट करने के लिए आपको वो 3 फैक्टर्स अपने दिमाग में रखने हैं जो हमने डिस्कस किया था। तो चलो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शंस, 1 मोल ऑफ Al3+ to Al। अब Al3+ से Al बनने के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ही बनाएगा Al। तो यानी कि इस केस में मुझे कितने चार्ज की जरूरत पड़ रही है इस रिडक्शन के लिए, 3 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज की, यानी कि 3F चार्ज की, दैट इज 3 × 96487 दैट इज इक्वल टू 289461 कूलम। इतने चार्ज की मुझे जरूरत पड़ेगी। वहीं 1 मोल ऑफ Cu2+ to Cu, Cu2+ से Cu कैसे बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले करके। तो इस रिडक्शन के लिए मुझे कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी 2 मोल इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज है, यानी कि 2F दैट इज 2 × 96487 दैट इज इक्वल टू 192974 कूलम। इतने चार्ज की जरूरत पड़ेगी। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मॉल्टेन CaCl2। अब देखो CaCl2 डिसोशिएट कैसे करेगा, CaCl2 से मुझे अगर कैल्शियम चाहिए, CaCl2 में कैल्शियम किस फॉर्म में है, Ca2+ फॉर्म में। Ca2+ जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी वो कैल्शियम बनाएगा, ठीक है। अब मुझे बताना है कि कितना अब देखो इस रिएक्शन को होने के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, इस रिएक्शन को होने के लिए 2F इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, ठीक है। अब 2F इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने से कितना कैल्शियम बन रहा है, 1 मोल कैल्शियम। 1 मोल कैल्शियम मतलब कितना ग्राम कैल्शियम, जितना इसका एटॉमिक वेट है विच इज 40 ग्राम्स, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम 40 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम को पा रहे हैं तो हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, 2F चार्ज हम पास करवा रहे हैं। तो अगर मुझे 20 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम चाहिए तो मुझे कितना चार्ज पास कराना होगा, 2F/40 × 20 that is equal to F that is 96487 कूलम ऑफ चार्ज मुझे पास कराना होगा, या इतना इलेक्ट्रिसिटी मुझे पास कराना होगा। तो बच्चों फाइनली हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स दोनों ही डिटेल में समझ लिया है। तो चलो फटाफट देखते हैं एक कंपैरिजन बिटवीन द टू और उसी के साथ हो जाएगा एक क्विक रिकैप। तो अगर हम बात करें गैल्वेनिक सेल्स यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की, तो ये कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दूसरी तरफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अगर बात करें हम गैल्वेनिक सेल्स की, तो यहाँ पर वर्क इज डन बाय द सेल। सेल जो है वो काम करता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की, तो यहाँ पर वर्क इज डन ऑन द सेल। सेल काम नहीं करता है, यहाँ पर हम बाहर से जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो सेल के ऊपर काम करता है और केमिकल रिएक्शंस अकर करवाता है। अगर बात करें डेल्टा G की वैल्यू की, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स यानी कि गैल्वेनिक सेल्स में डेल्टा G इज लेस दैन 0, क्योंकि यहाँ पर हम डील कर रहे होते हैं विथ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। दूसरी तरफ अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की बात करें तो यहाँ पर हम डील कर रहे होते हैं विथ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, देयरफॉर डेल्टा G इज ग्रेटर दैन 0। अगर सेटअप की बात करें
तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि गैल्वेनिक सेल में दो सेपरेट हाफ सेल्स होते हैं। तो दो इलेक्ट्रोड्स दो सेपरेट हाफ सेल्स में डिप्ट होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की बात करें तो यहां पर दोनों इलेक्ट्रोड सेम सेल के अंदर ही डिप्ट होते हैं। अगर बात करें गैल्वेनिक सेल की तो यहां पर हम देखते हैं कि एनोड नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि इट हैज अ नेगेटिव पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। तो यहां पर गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है नेगेटिव और कैथोड होता है पॉजिटिव। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तो यहां पर कैथोड होता है नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड होता है और एनोड होता है पॉजिटिव। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं बैटरी की। याद है जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बिल्कुल शुरुआत की थी मैंने सबसे पहला एप्लीकेशन बताया था बैटरी का, क्योंकि बैटरी से हमारे आसपास की बहुत सारी चीज़ें, चाहे क्लॉक है, चाहे मोबाइल है, चाहे लैपटॉप है, चाहे कैमरा है, ऐसी बहुत सारी हमारी डे टू डे लाइफ की चीज़ें ऑपरेट होती हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बैटरी के वर्किंग को समझें। तो बैटरी होता क्या है? अ सेल और मोर देन अ सेल कनेक्टेड इन सीरीज। जब एक या एक से ज़्यादा सेल्स सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो हमें मिलता है एक बैटरी। तो अगर बैटरी की बात करें तो ये क्या करते हैं, मतलब बेसिकली ये करते क्या हैं? तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, राइट। यानी कि ये किस तरह के सेल है? ये गैल्वेनिक सेल्स है जहाँ पर केमिकल रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। अगर बैटरीज की बात करें और अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको ये पूछा जाए कि बैटरी कैसी होनी चाहिए, मतलब बैटरीज के अंदर क्या क्या फीचर्स होना चाहिए, तो आप क्या बताओगे? फॉर एग्जाम्पल आप बताओगे कि बैटरी जो है वो लाइट वेट होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, बैटरी रिचार्जेबल होना चाहिए, बैटरी लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की आपकी एक लंबी सी विश लिस्ट होगी जिसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो हम बैटरी में चाहते हैं वो ये भी होगा कि इसकी जो वोल्टेज है ये वैरी नहीं करनी चाहिए जब हम इसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो फीचर्स हमारे लिए डिज़ायरेबल है किसी भी बैटरी में, इनको ध्यान में रखते हुए बहुत तरह के बैटरीज डिज़ाइन किए गए। हालांकि हर जगह जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो वही है। रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू जो एनर्जी जनरेट होगी उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे एंड दैट्स हाउ दीज बैटरीज वर्क। ठीक है, तो चलो देखते हैं। बैटरीज दो तरह के होते हैं, प्राइमरी बैटरीज एंड सेकेंडरी बैटरीज। तो सबसे पहले समझते हैं प्राइमरी बैटरी। तो प्राइमरी बैटरीज क्या होती हैं? ये वैसी बैटरीज होती हैं जिनके अंदर रिएक्शन एक ही बार होता है और उसको आप एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ कर लेने के बाद आप दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते हो। इसका ये मतलब है कि जैसे आपने देखा होगा बहुत बार क्या होता है, जो बैटरीज आप लेते हो मार्केट से उसको आपने, जैसे घड़ी के अंदर जो बैटरी होती है आपने घड़ी में लगाया, कुछ टाइम तक वो चलता है, कुछ महीने वो बैटरी आराम से चलती है, यूज़ होते रहती है, बट एक बार जैसे ही उसका वो पूरा पीरियड खत्म हो गया, पीरियड इन द सेंस एक बार जैसे ही वो पूरा रिएक्शन जितना हो सकता था वो खत्म हो गया, उसके बाद हम उसको दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको बैटरी चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये होती है प्राइमरी बैटरीज। तो यहाँ पर कोई भी बैटरी को रिचार्जिंग वाला फंडा होता नहीं है। तो प्राइमरी बैटरीज के वर्किंग को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं प्राइमरी बैटरीज का। तो एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है ड्राई सेल, जो हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। दूसरा एग्जांपल डिस्कस करेंगे हम मरकरी सेल, जो भी कई सारी चीज़ों में यूज़ होता है। तो चलो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ड्राई सेल, जिसे हम लेक्लांचे सेल भी कहते हैं, नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट जिन्होंने इसे डिज़ाइन किया था। तो किसी भी सेल के वर्किंग को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना होता है कि उस सेल के अंदर कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम वही करेंगे। ड्राई सेल को समझने के लिए जो सबसे इजी चीज़ आप सोच सकते हो वो है जो बैटरीज हम अपने आसपास यूज़ करते हैं। ये बैटरीज कुछ ऐसी दिखती हैं, राइट। अगर ये बैटरी का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में है तो देखो ड्राई सेल बड़ी आसानी से समझ में आएगा। तो ड्राई सेल के अंदर एनोड होता है जिंक का एक कंटेनर, इसी शेप का, ऐसे सिलिंड्रिकल शेप का एक जिंक कंटेनर होता है जो एनोड की तरह काम करता है। और इसके बीच में एक रॉड होती है कार्बन की, जिसके आसपास मैंगनीज ऑक्साइड और कार्बन का पाउडर होता है, वो काम करता है कैथोड की तरह। ठीक है, अब आप पूछोगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट ये कैथोड और एनोड के बीच में फिल्ड होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट होता है एक पेस्ट
जो कि बना होता है NH4Cl और ZnCl2 इन दोनों को मिलाकर, मतलब अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। ठीक, तो लगभग सेटअप समझ में आ गया। ओके, अब रिएक्शन की बात करते हैं। तो वैसे तो देखो यहाँ भी वही होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल रिएक्शंस होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो उतनी कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर तो अभी हम नहीं घुसेंगे, बट एटलीस्ट एक सिंपलर फॉर्म में हम चीज़ों को समझ सकते हैं। एनोड की अगर बात करें तो वहाँ होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एनोड क्या था मेरा, बताओ, जिंक का कंटेनर। तो जिंक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करके बना देता है Zn2+, ठीक है, तो हो गया ऑक्सीडेशन जिंक का। ओके, अब बात करते हैं कैथोड की। कैथोड क्या था मेरा, कार्बन का रॉड जिसके आसपास क्या था, MnO2, मैंगनीज ऑक्साइड का पाउडर। तो रिड्यूस कौन होता है, मैंगनीज। मैंगनीज ऑक्साइड में मैंगनीज जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और जब ये रिडक्शन अंडरगो करता है उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है +3, क्योंकि ये बना लेता है MnOOH, ठीक है। तो इस तरह से कैथोड पे होता है रिडक्शन। तो लगभग ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आ गया। लेकिन जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे चीज़ें इतनी सिंपल होती नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे कि अगर देखोगे, पहले रिएक्शन से मुझे Zn2+ मिला, दूसरे रिएक्शन से मुझे NH3 यानी कि अमोनिया मिला। अब ये अमोनिया और Zn2+ भी आपस में मिल करके कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, राइट। बट एनीवेज हम इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो अभी के लिए एक और बात जाननी ज़रूरी है कि ये जो ड्राई सेल होता है इसका पोटेंशियल इज़ नियरली 1.5 वोल्ट्स। इनफैक्ट मेरे हाथ में जो ये बैटरी है, अगर इसमें भी आप फोकस करो तो आप देखोगे कि इसमें मेंशन रहता है कि दिस इज़ 1.5 वोल्ट्स। आप चाहो तो ये आप अपने घर पे भी किसी बैटरी पे चेक कर सकते हो। एक और प्राइमरी बैटरी की बात करेंगे जो कि है मरकरी सेल। तो मरकरी सेल अक्सर ही जो लो करंट डिवाइसेस होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे कि रिस्ट वॉचेस, जैसे कि हियरिंग एड्स। तो ऐसी जगहों पे हम मरकरी सेल का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। तो बात करते हैं एनोड की। तो एनोड यहाँ पर होता है जिंक मरकरी एमलगम एलॉय, ठीक है। कैथोड की अगर बात करें तो कैथोड यहाँ पर होता है HgO यानी कि मरकरी का ऑक्साइड और कार्बन, ये दोनों एक्ट करते हैं, ये दोनों साथ में मिल करके एक्ट करते हैं एज कैथोड। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की। तो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर भी एक पेस्ट होता है, उस पेस्ट में क्या क्या होता है, KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये तीन हमारे कंपोनेंट्स हो गए। तो अगर एक बार पता चल गया एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, उसके बाद वी आर रेडी टू सी द रिएक्शंस। रिएक्शंस जैसा कि मैंने पहले भी बताया है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे, बट येस ओवरऑल रिएक्शन ज़रूर देखेंगे। तो मैंने बताया एनोड मेरा जिंक था, कैथोड मेरा HgO मरकरी का ऑक्साइड था, ठीक है। तो Zn + HgO मिलकर के बना देता है ZnO + Hg। तो रिएक्शन को अगर ध्यान से देखें तो जिंक के साथ क्या हो रहा है, जिंक से ZnO बन जा रहा है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एनोड में कुछ इस तरह का रिएक्शन हो रहा है। दूसरी तरफ अगर हम मरकरी के ऑक्साइड पे फोकस करें HgO, तो HgO से बन जा रहा है Hg यानी कि इसका हो जा रहा है रिडक्शन। तो कैथोड पे जो रिडक्शन हो रहा है उसका रिएक्शन कुछ ऐसा हो रहा है, राइट। तो कुछ इस तरीके से ये मरकरी सेल काम करती है। इसके बारे में खास बात यह है कि इसका जो पोटेंशियल होता है दैट इज़ अराउंड 1.35 वोल्ट्स, और इसके लाइफ टाइम में ये वोल्टेज कांस्टेंट रहती है, ये 1.35 वोल्ट्स रिमेन कांस्टेंट। एक जाहिर सा सवाल जो सबके दिमाग में आता है कि ये पोटेंशियल कांस्टेंट क्यों रह रहा है, जब हम सेल को यूज़ कर रहे हैं तो ये वेरी क्यों नहीं कर रहा है, राइट। तो आपने ध्यान दिया होगा कि ये जो हम बना रहे हैं सेल, जैसे मरकरी सेल भी हमने बनाया, यहाँ पर हम इनका कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे ही करते हैं कि आयन का इन्वॉल्वमेंट ही ना हो। जैसे सॉल्यूशन में आयन होते हैं, राइट, और जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है तो उन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होते रहता है, राइट। किसी आयन का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा होता है, किसी का बढ़ रहा होता है, बट यहाँ पर ना वो सॉल्यूशन के अंदर आयन का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, और उसी वजह से जो है हमारा पोटेंशियल कॉन्स्टेंट रहता है।
तो बच्चों अब बात करेंगे हम सेकेंडरी बैटरीज की। आई एम प्रिटी श्योर प्राइमरी बैटरीज के बारे में जानने के बाद आपने गेस कर ही लिया होगा कि सेकेंडरी बैटरीज क्या होती हैं। ये वैसी बैटरीज होती हैं जिनको हम रीयूज कर सकते हैं। जैसे एक बार हमने यूज़ किया, वो पूरा बैटरी डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद हम उस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। कैसे चार्ज कर सकते हैं? करंट पास करके इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और हम उसे वापस से चार्ज कर सकते हैं, वापस से रीयूज कर सकते हैं। तो यानी कि जब हम सेकेंडरी बैटरीज की बात करेंगे तो यहाँ पर हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इन दोनों साइकिल्स की बात करेंगे। तो चलो अब एक सेकेंडरी बैटरी का एग्जाम्पल लेते हैं, और यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे लेड स्टोरेज बैटरी का। कहाँ पर काम आती हैं इस तरह की बैटरीज? जैसे कि ऑटोमोबाइल्स में, जैसे कि इन्वर्टर्स में। हम लोग कई बार घर पे इन्वर्टर रखते हैं, राइट, पावर बैकअप के लिए। तो आपने देखा होगा कि इन इन्वर्टर्स को हम चार्ज कर सकते हैं, राइट, रिचार्ज होते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले वही बातें करेंगे कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है। तो एनोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एनोड होता है लेड। कैथोड की बात करें तो कैथोड में होता है अ ग्रिड ऑफ लेड, मतलब बहुत सारे लेड, अलोंग विथ लेड ऑक्साइड PbO2, ये एक्ट करता है एज कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करें तो यहाँ पर हम एक एसिड का सॉल्यूशन लेते हैं विच इज सल्फ्यूरिक एसिड। इनफैक्ट उसका भी एक फिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन होता है, लगभग 38% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, ठीक है। तो चलो अब रिएक्शंस देखते हैं। तो चलो सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो लेड स्टोरेज बैटरी है इसके डिस्चार्जिंग और चार्जिंग के दौरान होता क्या है। तो जब इसकी डिस्चार्जिंग हो रही होती है, इसका मतलब है द बैटरी इज इन यूज। जब हम उस बैटरी को यूज कर रहे होते हैं तो वो डिस्चार्ज होते रहता है, क्वाइट लॉजिकल, राइट। अब जब हम इसे यूज कर रहे होते हैं तो ये कैसे बिहेव करता है? ये बिहेव करता है जस्ट लाइक अ गैल्वेनिक सेल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्योंकि जब हम इसे यूज कर रहे होते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और उन केमिकल रिएक्शंस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होती है, और हम उसी इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे होते हैं फॉर सो मेनी ऑफ आवर डिवाइसेस, ठीक है। बात क्लियर है। अब रिएक्शंस की बात करते हैं। रिएक्शन बच्चा वही सेम कहानी, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। एनोड क्या था मेरा? लेड था। देखो लेड से ये क्या बन गया ऑक्सीडाइज होके? लेड सल्फेट। रिडक्शन की बात करें अगर, कैथोड पे क्या हो रहा है? PbO2, लेड ऑक्साइड था कैथोड पे, वो भी देखो क्या बना दिया? लेड सल्फेट। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शंस हो रही हैं। अब इन रिएक्शंस को अगर आप थोड़ा गौर से देखो तो आप देखोगे कि हर जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं? सल्फेट आयंस, हाइड्रोजन आयंस, ये चीज़ें यूज़ हो रही है। और ये मुझे कहाँ से मिल रही हैं? इलेक्ट्रोलाइट से, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में है सल्फ्यूरिक एसिड विच इज़ H2SO4, ठीक है। अब जैसे जैसे ये रिएक्शंस होते रहेंगे, मेरा सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डिकम्पोज होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब मेरा सल्फ्यूरिक एसिड ऑलमोस्ट डिकम्पोज हो चुका होगा और उसे रिप्लेस करने की ज़रूरत होगी, करेक्ट। और यहीं पर हम बात करते हैं चार्जिंग की, यानी कि जैसे ही वो सल्फ्यूरिक एसिड का स्टॉक खत्म हो जाएगा तो फिर मेरा बैटरी यूज़ करने लायक ही नहीं रहेगा, वो एफिशिएंसी शो ही नहीं करेगा क्योंकि वो रिएक्शंस हो नहीं रहे होंगे, राइट। तो अब क्या करें? अब शुरू होगा हमारा चार्जिंग का प्रोसेस। चार्जिंग के प्रोसेस के दौरान हम क्या करेंगे? एग्जैक्टली ऑपोजिट रिएक्शन करवाएंगे। अगर इन्हीं रिएक्शन को मैं उल्टा कर दूं, मतलब प्रोडक्ट को रिएक्टेंट की तरफ ले आऊं, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट की तरफ ले आऊं, ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर एग्जैक्टली उल्टा कर दूं इन रिएक्शंस को तो क्या होगा? मेरा सल्फ्यूरिक एसिड का स्टॉक फिर से बन जाएगा, है कि नहीं? यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड को यूज कर लिया था, उल्टा कर दूंगी तो सल्फ्यूरिक एसिड फिर से बन जाएगा। बट ये रिवर्स में कैसे कर रही हूं? रिवर्स में बेसिकली ऐसे कर रही हूं कि अब मैं इलेक्ट्रिक करंट को पास करके ये रिवर्स रिएक्शंस को अकर करवा रही हूं। क्योंकि देखो ना, डिस्चार्जिंग के टाइम पे जो रिएक्शंस हो रहे थे वो तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस थे, वो खुद से हो रहे थे। बट अब मुझे इन रिएक्शंस को उल्टे डायरेक्शन में करवाना है। बट वो क्यों होंगे? हम तो ऐसे ही होते हैं। तो उल्टे डायरेक्शन में कराने के लिए मुझे एक एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, मुझे इलेक्ट्रिक करंट पास कराना होगा। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग चार्जिंग। इसीलिए देखो, चार्जिंग के जो रिएक्शंस हैं वो डिस्चार्जिंग के रिएक्शंस के ठीक उल्टे हैं। तो इसका मतलब चार्जिंग के टाइम पर मेरा ये जो बैटरी है ये किस तरह के सेल की तरह काम कर रहा है?
एब्सोल्युटली इट इज वर्किंग लाइक एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, क्योंकि चार्जिंग के टाइम पर क्या हो रहा है कि हम इसमें से करंट पास करवा के नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस को अकर करवा रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं प्रैक्टिकल एक एग्जांपल से रिलेट करूं, जैसा कि मैंने बताया कि इस तरह की लेड स्टोरेज बैटरीज को हम ऑटोमोबाइल्स में भी यूज़ करते हैं, तो ऑटोमोबाइल में भी जब चार्जिंग की बारी आती है तो ये एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है, कार का इंजन। कार के इंजन से मुझे ये एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए वो मुझे मिलती है, जिससे मेरा ये पूरा चार्जिंग का प्रोसेस चलते रहता है। ठीक है, सो आई होप विद दिस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ अ लेड स्टोरेज बैटरी इज क्लियर। तो बच्चा पार्टी, अब हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूल सेल्स। अब ये फ्यूल सेल्स क्या होते हैं? नाम से पता चल रहा है कि ये फ्यूल से कुछ तो फ्यूल का यूज़ करते हैं। तो देखो, ये एक तरह के गैल्वेनिक सेल्स होते हैं, और गैल्वेनिक सेल्स मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होंगे जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। ये केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर क्या होंगे? इन केमिकल रिएक्शंस को यहाँ पर हम करेंगे यूजिंग फ्यूल्स। कुछ ऐसे फ्यूल्स जैसे कि हाइड्रोजन, जैसे कि मीथेन, जैसे कि मिथेनॉल, जिनके कंबशन से खूब सारी एनर्जी रिलीज होती है, इनके कंबशन कराएंगे हम इन केमिकल रिएक्शंस में, और फिर उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, और यही काम होता है फ्यूल सेल्स का। ठीक है, फ्यूल सेल्स इतने पॉपुलर क्यों हैं, मतलब इनके बारे में हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं? दैट इज बिकॉज ऐसे तो हम इन फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट थर्मल पावर प्लांट्स में भी करते हैं, वहाँ पर भी हम वही करते हैं, कोल वगैरह से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, बट उसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि उससे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, और फ्यूल सेल्स के केस में पॉल्यूशन फ्री है। सो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। दूसरा एडवांटेज ये भी है कि जो फ्यूल सेल्स की जो एफिशिएंसी है वो थर्मल पावर प्लांट्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अगर एक थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी 40% है तो एक फ्यूल सेल की एफिशिएंसी इज़ ऑलमोस्ट 70%। तो इतना ज़्यादा एफिशिएंसी का भी फ़र्क है। तो चलो समझते हैं कि एक फ्यूल सेल कैसे काम करता है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे फ्यूल सेल की जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज़ करके प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो चलो देखते हैं कि ये फ्यूल सेल काम कैसे करता है। तो फ्यूल सेल में हम कुछ यूँ करते हैं कि जो एनोड है उस एनोड के अंदर हम डाल देते हैं फ्यूल को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरा फ्यूल हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन फ्यूल को हम डाल देते हैं एनोड में। ठीक है, अच्छा, एनोड और कैथोड के बीच में हम एक पार्टीशन बना देते हैं, एक मेम्ब्रेन बना देते हैं, बट वो भी एक खास तरीके का मेम्ब्रेन होता है जिसे हम कहते हैं प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। यानी कि ये ऐसा मेम्ब्रेन है जो सिर्फ प्रोटॉन्स को अपने थ्रू जाने देता है, दैट इज सिर्फ H+ को अपने थ्रू जाने देगा और किसी को जाने नहीं देगा। ठीक है, अब क्या होगा, मैंने हाइड्रोजन को एनोड के थ्रू अंदर घुसाया। ठीक है, अब इन हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, क्यों निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन? एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। तो हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो हाइड्रोजन क्या बन जाएगा? H+। ये H+ जो है इस मेम्ब्रेन के थ्रू पार होके कहाँ पहुँच जाएगा? कैथोड में पहुँच जाएगा। लेकिन बेचारा इलेक्ट्रॉन का क्या, वो तो नहीं पार हो सकता है क्योंकि ये मेम्ब्रेन इलेक्ट्रॉन को तो अलाउ नहीं करेगा। तो इधर जो है एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जमा होते जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहेगा कि ठीक है, मैं तो इलेक्ट्रॉन हूँ, अगर मुझे किसी ने पकड़ नहीं रखा है तो मैं वायर के थ्रू, सर्किट के थ्रू फ्लो कर जाऊँगा। तो इलेक्ट्रॉन वही करता है, जो सर्किट बना हुआ है उस सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके चला जाता है, और इलेक्ट्रॉन भी वापस जाके पहुँचता कहाँ पर है? कैथोड पर। ठीक है, तो इसका मतलब मेम्ब्रेन के थ्रू H+ पहुंचा, बाहर वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन पहुंचा, और कैथोड का जो इनलेट था उसमें हमने क्या डाल रखा था? उसमें हमने ऑक्सीजन डाल रखा था। इसीलिए मैंने बोला था ये फ्यूल सेल क्या यूज करता है? H2 और O2। तो कैथोड में एनीवेज हमने O2 डाल रखा था। तो अब कैथोड में क्या होगा? ये ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन, ये H+, ये सारे मिल करके क्या बना देंगे? वाटर, H2O बनाएंगे, और साथ में खूब सारी हीट एनर्जी रिलीज होगी। एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ द फ्यूल सेल वर्क्स। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हुई? इलेक्ट्रॉन के फ्लो से, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ, राइट। तो ओवरऑल अगर फ्यूल सेल के रिएक्शन को देखें तो द रिएक्शन इज प्रीटी सिंपल। H2 + O2 गिव्स H2O, यही हो रहा था, एंड साथ में खूब सारी हीट एनर्जी भी रिलीज हो रही थी।
तो फाइनली बच्चा पार्टी हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आखिरी टॉपिक विच इज कोरोजन। कोरोजन के बारे में हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ रखा है, लेकिन एक बार फिर से इनके रिएक्शंस को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नज़रिए से देख लेंगे। कोरोजन क्या होता है? मेटालिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कई बार हम देखते हैं किसी दूसरे चीज़ के ऑक्साइड की या सल्फेट की एक लेयर आ जाती है। स्पेशली हम लोहे के सामान में ये अक्सर नोटिस करते हैं। जैसे आपके घर में अगर कोई पुरानी लोहे की बाल्टी हो या कोई भी लोहे का सामान हो जिसको बहुत टाइम से आपने बाहर छोड़ दिया हो, मतलब विच वॉज एक्सपोज्ड टू एयर या वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो हम क्या देखते हैं कि उसके ऊपर ना एक रेडिश ऑरेंजिश ब्राउनिश टाइप के कलर की ना एक लेयर पड़ जाती है जिसे हम रस्ट कहते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में कोई चांदी का सामान हो जिसको आप रेगुलरली यूज़ करते हो, धीरे धीरे जो शाइन है उसकी वो कम होने लगती है और उसके ऊपर भी ना एक ब्लैकिश टाइप की लेयर आ जाती है जिसे हम कहते हैं टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, मतलब सिल्वर जो है वो टार्निश हो गया है। तो इन सब में होता क्या है? इन सब में होता ये कि मेटल के ऊपर जो है एक और लेयर आ जाती है और वो लेयर किससे बनती है? मेटल के ऑक्साइड से, कई बार मेटल के सल्फेट से वो लेयर बन जाती है और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। ठीक है, तो चलो अब कोरोजन के रिएक्शंस को देखते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नज़रिए से। तो अब रिएक्शंस के साथ देखते हैं कोरोजन को। तो मान लो कोई भी मेरा एक ऑब्जेक्ट है जिस पे कोरोजन हो रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट के किसी एक पर्टिकुलर स्पॉट पे, जस्ट समझने के लिए समझो, एक पर्टिकुलर स्पॉट पर क्या होता है? एक स्पॉट पर होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, और उस स्पॉट को हम क्या कहेंगे? वो स्पॉट जो है वो एनोड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि एनोड में ही तो ऑक्सीडेशन होता है। तो बेसिकली उस एनोड में किस तरह का रिएक्शन हो रहा होगा? लेट्स सपोज कि हम आयरन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, यानी कि आयरन जो है इलेक्ट्रॉन लूज करके बना देगा Fe2+। ठीक है, तो एनोड में कुछ इस तरह का रिएक्शन चल रहा होगा। अब आयरन के ऑक्सीडाइज होने से जो इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए, जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए, उनका क्या? वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल के अंदर से ट्रैवल करके किसी और स्पॉट पे चले जाएंगे। ठीक है, लेट अस सपोज ये किसी और स्पॉट पे चले गए। जस्ट इमेजिनरी, इसको समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझो। तो जो इलेक्ट्रॉन्स एनोड के स्पॉट में रिलीज हुए थे वो मेटल से मूव करते हुए चले जाएंगे किसी एक दूसरे स्पॉट पे, जहां पर जाके वो क्या करेंगे? वो जो दूसरा स्पॉट है ना, वो स्पॉट एक्चुअली है कैथोड। वहां पर यही वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे और वहां पे क्या करेंगे? वहां पर ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन को ये कर देंगे रिड्यूस। सो बेसिकली ऑक्सीजन प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये सारे मिलकर के बना देंगे 2H2O। एक सेकेंड, बहुत से लोगों को समझ नहीं आया होगा कि क्या हुआ, मैं समझाती हूँ। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर स्पॉट पे जो आयरन है वो ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, ऑक्सीडाइज हो, जैसे ही ऑक्सीडाइज हुआ तो उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स लूज किया, अब इस इक्वेशन को ना बैलेंस करने के लिए लेट अस से इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अब जिन इलेक्ट्रॉन्स को आयरन ने लूज किया, ये इलेक्ट्रॉन्स मेटल के थ्रू ट्रैवल कर करके एक दूसरे स्पॉट पे पहुंच गए। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन, ये वाले ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये कैथोड वाले स्पॉट पे पहुंच गए। वहां पर कौन बैठा हुआ था? वहां पर था ऑक्सीजन, और वहां पर कौन था? H+। ये H+ कहां से आया? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। H+ कहां से आया? अब देखो, ये कोरोजन किसी भी ऑब्जेक्ट में कब होता है? व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एयर, राइट, व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू वाटर, व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एयर, तभी होता है इसमें कोरोजन, ऑक्सीडेशन तभी होता है। ठीक है, तो ये H+ कहां से आया? एयर में जो CO2 है, वो CO2 जब वाटर के साथ मिलता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर था? एयर में था। तो एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जब मॉइस्चर के साथ मिलता है तो वो बनाता है H2CO3, और इस H2CO3 के अंदर ही क्या होता है? H+HCO3-। तो ये जो H+ है वो इस H2CO3 के अंदर से आता है। तो यहां पर ना कोई एक रिएक्शन नहीं हो रहा होता है, राइट, क्योंकि एयर में क्या है? ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मॉइस्चर भी है, इतनी सारी चीजें हैं, राइट, और सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। तो कैथोड पे जो दूसरा पॉइंट है, कैथोड के पॉइंट पर क्या हो रहा है? ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, वहां पर ये H+ भी हो रहे होते हैं, ठीक है, और वहां पर ऑक्सीजन भी हो रहा होता है, और ये सब लोग मिला करके क्या बना देते हैं? H2O बना देते हैं।
तो इस तरह से कोरोजन के दौरान एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा होता है और कैथोड में हो रहा होता है रिडक्शन। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला कोरोजन के भी जो रिएक्शंस होते हैं दे आर बेसिकली दीज रेडॉक्स रिएक्शंस जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। सो नेट अगर मुझे कोरोजन का रिएक्शन लिखना हो, नेट रिएक्शन, ठीक है, एनोड कैथोड नहीं, पूरा का पूरा अगर एक साथ में लिखना हो तो क्या हो रहा है, आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिल करके और H+ के साथ मिल करके, ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ से आया, एयर में है तभी तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। H+ कहाँ से आया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिलने से जो H2CO3 बनता है उसमें से H+ आया। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिल करके क्या बनाते हैं, Fe2+ प्लस H2O। ठीक है, तो अब इसे बैलेंस कर देते हैं हम, तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको बैलेंस कर दिया। ठीक है, ये मेरा नेट रिएक्शन है जो कोरोजन के दौरान हो रहा है, लेकिन यहीं पे रुक नहीं रहा है, इसका भी फर्दर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, फर्दर ऑक्सीडेशन कैसे, अब जैसे मान लो यहाँ पर ये जो Fe2+ बना, इस Fe2+ का क्या हो रहा है, ये Fe2+ फर्दर एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ मिल करके ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, सो मतलब ये जो Fe2+ यहाँ पर बना, जो 2H2O यहाँ पर बना, ये सब कुछ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ फिर से मिल रहा है और ये क्या बना रहा है, Fe2O3 प्लस 4H+। और ये जो है इसी को हम देखते हैं एज अ लेयर ऑफ रस्ट ऑन आयरन आर्टिकल्स। आयरन की चीजों के ऊपर जो रस्ट होता है वो रस्ट बेसिकली यही होता है। ठीक है, बात समझ में आएगी हो क्या रहा है, मतलब ऑब्वियसली ये प्रोसेसेस बहुत सिंपल प्रोसेस तो नहीं है कि भाई दो चीजें मिली और तीसरा चीज बन गया, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे 2, 3, 4 चीजों का मतलब वो रहता है, मतलब रिएक्शंस रहते हैं उनके आपस में, बट एटलीस्ट ओवरऑल आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से कोरोजन में रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। एक स्पॉट पर हो रहा है ऑक्सीडेशन आयरन का, तो दूसरे स्पॉट पर हो रहा है रिडक्शन ऑक्सीजन का। ठीक है, तो इस तरह से ये एक रेडॉक्स रिएक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। तो बच्चा बाटी इसी के साथ खत्म कर डाला है हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। और अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट्स पे जरूर लिखिए कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। और मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।